नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति पर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस व्यक्ति की सबसे पहली कोशिश होती है कि वो एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर ले और अननेसेसरी अरेस्ट होने से बच जाए। किंतु कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति एफआईआर होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेता है और जब उसका केस कोर्ट में चला जाता है तब भी वो बेल लेने के प्रति लापरवाही दिखाता है और इसका नतीजा ये होता है कि कोर्ट उसके अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देती है और उसके बाद फिर सेक्शन 82 और 83 के प्रोसीडिंग अर्थात प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है। अब अगर किसी एक्यूज्ड जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर इशू हो चुका है, प्रोक्लेमेशन का नोटिस आ चुका है, अब अगर वो एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहे तो क्या उसे एंटीसिपेटरी बेल का बेनिफिट मिल सकता है? आज के वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इनिशियल स्टेज में बेल नहीं लिया और केस को लापरवाही के साथ छोड़ दिया और नौबत ये आ गई कि उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ सीआरपीसी अगर इनिशिएट हो जाती है तो ऐसे केस में अब क्या वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है या नहीं ले सकता है? इस संबंध में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा जजमेंट पास किया है और आज के वीडियो में हम उसी जजमेंट के इर्द गिर्द अपनी चर्चा को रखेंगे। वीडियो का यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह केस बिहार के छपरा जिले का है जिसमें एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के फेल होने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर सेक्शन 406, 407, 468 और सेक्शन 506 के अंतर्गत दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस केस रजिस्टर करती है और यह केस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट छपरा के पास जाता है जहां पर इस केस का कॉग्निजेंस सेक्शन 406 और सेक्शन 420 के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट एक्यूज्ड के अगेंस्ट में वारंट इशू करती है और वारंट इशू करने के बावजूद भी एक्यूज्ड अपीयर नहीं होता है और एब्सकॉन्ड कर जाता है, अर्थात वो खुद को कंसील करता है अपीयरेंस से। कोर्ट फिर 82 और 83 की प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है और सेक्शन 82 का नोटिस इशू कर देती है। सेक्शन 82 के नोटिस इशू करने के बाद एक्यूज्ड एक एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन मूव करता है उसी कोर्ट में और इस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट निरस्त कर देती है इस लॉजिक के साथ कि एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है उसके अंतर्गत बेल तभी ग्रांट हो सकता है जब कोई एंटिसिपेशन हो और यहां चूंकि 82 और 83 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो ऐसे में एंटिसिपेटरी बेल का बेनिफिट एक्यूज्ड को नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद एक्यूज्ड इस जजमेंट से अग्रीव्ड होने पर पटना हाई कोर्ट में अप्रोच करता है और वहां क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 50530 ऑफ 2019 फाइल करता है। वहां पर एक्यूज्ड का ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाता है और पटना हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर लेती है और उसे डायरेक्शन देती है कि 10,000 रुपीज
का बेल बॉन्ड और विथ 2 श्योरिटी वो कंसर्न कोर्ट में जमा करे और सेक्शन 438(2) के कंडीशंस को फुलफिल करते हुए वो एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है। इस फैसले से जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट थे वो अग्रीव्ड हो जाते हैं और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं। इस अपील में उनका ये ग्राउंड था, उन्होंने जो मेन ग्राउंड लिए थे वो ये है। सबसे पहला ग्राउंड जो उन्होंने लिया था वो ये था कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने ग्रॉस एरर ऑफ लॉ कमिट किया और ट्रायल कोर्ट के रीजन्ड ऑर्डर को इग्नोर करते हुए एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर लिया। उनका दूसरा ग्राउंड था कि ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को भी इग्नोर किया कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट न सिर्फ वारंट इशू हुआ था बल्कि सेक्शन 82-83 का प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गया था, इनिशिएट हो गया था, जो ये शो करता है कि एक्यूज्ड एब्सकॉन्ड हो गए थे और खुद को ट्रायल से कंसील कर रहे थे। तो ऐसे स्थिति में अगर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ है तो इट वाज नॉट अ लीगल एंड जस्टिफाइड एंड इट वाज अ एरर ऑफ लॉ। एक ग्राउंड ये भी था कि पटना हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन कि ये जो ऑफेंस कमिटेड हुआ है ये आउट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन था, ये भी अनजस्टिफाइड है। बिकॉज यहाँ चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या कोई भी वजह हो, ऑफेंस तो हुआ था, यहाँ ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है और इसलिए ये बात इररिलेवेंट है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के चलते हुआ या किसी और वजह से। मेन मुद्दा ऑफेंस था, इसको पटना हाई कोर्ट ने इग्नोर किया। इसमें रेस्पोंडेंट नंबर 2 के बिहाफ में जो काउंसिल अपीयर हुए थे उन्होंने भी पटना हाई कोर्ट के द्वारा पास किए गए निर्णय को सही ठहराने की कोशिश की और आर्ग्यू किया कि पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही सही निर्णय लिया क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था और यहाँ सिर्फ एक चेक बाउंस का मैटर हो सकता था, जिसमें एट द मोस्ट कोर्ट को सेक्शन 138 के अंतर्गत कॉग्निजेंस लेकर उसमें करना चाहिए था, किंतु ये ट्रायल जो 420 और 406 के अंतर्गत किया गया वो सही नहीं था। यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन्फॉर्मेंट के एडवोकेट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी एक केस साइट किया था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा, जिसका साइटेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि वैसे ऑफेंडर्स जिनके अगेंस्ट 82-83 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी है वो एंटिसिपेटरी बेल का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्फॉर्मेंट के दलीलों को स्वीकार किया और एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया था उसे निरस्त करते हुए अपील को अलाउ कर दिया और साथ ही साथ एक्यूज्ड को यह डायरेक्शन दिया कि वो जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष सरेंडर करे और उसे यह लिबर्टी भी दी कि अगर वो चाहे तो रेगुलर बेल के लिए वो एज पर प्रोसीजर वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये देखा कि एंटिसिपेटरी बेल वैसे तो एक प्रिविलेज होता है किसी भी एक्यूज्ड का कि अगर उसे कोई एप्रीहेंशन हो अरेस्ट होने का किसी भी कॉग्निजेबल केस में ही तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, किंतु इसका कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता है। एंटिसिपेटरी बेल किसी ऑफेंस को कवर करने के लिए शील्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी कारण एंटिसिपेटरी बेल के बारे में एक बात कही जाती है कि जहां बेल में प्रिजम्पशन होता है अलाउ करने का, वहीं एंटिसिपेटरी बेल के केस में प्रिजम्पशन होता है डिनाई करने का। अर्थात एंटिसिपेटरी बेल का पिटीशन आने पर कोर्ट को पहले यह देखना चाहिए कि इसे हम अलाउ क्यों करें और अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो तो उसे रिजेक्ट कर देना ही कोर्ट के लिए ठीक होता है।
वहीं दूसरी ओर जहां रेगुलर बेल आए तो रेगुलर बेल को अलाउ करना, जैसा कि मैंने बताया, प्रिजम्पशन होता है, तो वहां पर कोर्ट को ठीक इसके उल्टा ये देखना चाहिए कि इसको अलाउ करने में क्या बाधा है। अगर कोई बाधा है और वो बाधा सॉर्ट आउट की जा सकती है तो उसे सॉर्ट आउट करके कोर्ट जनरली अलाउ कर देती है बेल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं। अपने फीडबैक आप मुझे न सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, बल्कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरे स्क्रीन पर यहाँ दिख रहे हैं उसमें भी आप अपने फीडबैक मुझे दे सकते हैं। साथ ही साथ मुझे आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।